नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण यादव स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर चरण क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने पॉलिटी के इस सेशन में, पॉलिटी के इस एपिसोड में, पूरे अध्याय में हमने कहां तक पढ़ लिया है, तो हमने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। मतलब संविधान हमारा बनकर तैयार हो चुका है, जिसका हमने पिछले वीडियो में पूरी रूप से विश्लेषण किया कि यह किस प्रकार बनकर तैयार हुआ। और हमने यह भी देखा कि हमारा जो वाचन था, 3 वाचन बुलाए गए थे। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। 3 वाचन बुलाए गए थे, जिनमें जो अंतिम वाचन चला था वह चला था 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर 1949 को जब तीसरा वाचन पूरा हुआ तो इसके साथ ही संविधान की निर्माण प्रक्रिया जो थी पूर्ण हो गई। और संविधान की निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद समस्या ये थी कि इसे लागू कब किया जाए। तो कुछ सदस्यों ने यह मत दिया कि उसी दिन लागू कर दिया जाए, परंतु कुछ सदस्यों ने कहा कि इसे लागू करने के लिए, क्योंकि यह हमारे पूरे भारत का एक भावी संविधान है, एक विशाल संविधान है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक था। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा दिन चुनते हैं जो कि इतिहास में थोड़ा यादगार रहे। तो इसके लिए निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू नहीं किया गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। और संविधान को पूर्ण रूप से इस दिन लागू नहीं किया गया। इसमें से कुछ अनुच्छेदों को लागू कर लिया गया, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम आज आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कहाँ से, देखिए। आज हमारा अध्याय है संविधान का प्रवर्तन या लागू होना। मतलब संविधान का प्रवर्तन या लागू होना, किस प्रकार बनने के बाद संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा और भारत की जनता द्वारा। तो देखिए आप मेरे साथ, सबसे पहले देखते हैं संविधान का अंगीकरण। देखिए बात क्या थी, बात ये थी कि जब 26 नवंबर, लिख देता हूँ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि इस दिन हम संविधान को लागू कर लेते हैं, और कुछ ने कहा आज नहीं करते हैं। तो फिर एक निर्णय लिया गया पूरी संविधान सभा के द्वारा कि संविधान को हम 2 महीने लेट कर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हम लागू करेंगे। तो ये बात तो बाद की बात है, पर आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जनवरी 1949 को। जो इस दिन क्या हुआ, इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, और इस दिन इसमें से 15 आर्टिकल को अपनाया गया, और 15 आर्टिकल को इसमें से लागू कर दिया गया। तो वो 15 आर्टिकल कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन 15 आर्टिकल में से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि 26 नवंबर 1949 को निम्न में से कौन सा आर्टिकल अपनाया गया था, या कौन सा अनुच्छेद जो था वह लागू किया गया था संविधान में से। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखिए, लिस्ट लिखिएगा। ये इसमें लिख लेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 60। उसके बाद लिखिएगा नीचे 324, 366, 367, 379, 380, 388 और 391, 392 और 393। नोट कर लीजिएगा। देखिए एक बार रिपीट करता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 5 आर्टिकल तो ये लाइन से हो गए हैं। उसके बाद 60 नंबर का आर्टिकल, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये 15 आर्टिकल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15। ये 15 आर्टिकल जो थे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। इन्हें संविधान में से लागू कर दिया गया था। लेकिन
अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पूरे संविधान को लागू करने में क्या समस्या थी, पूरे संविधान को 26 नवंबर को क्यों लागू नहीं किया गया, तो उसकी बात थोड़ी सी जानिए आप। उसका कारण यह था कि जब एक आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिस दिन 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए सोचा गया कि 26 नवंबर को लागू ना करके इसे 26 जनवरी को 2 महीने डिले करके, जिस दिन हमने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उसी दिन हम संविधान को लागू करेंगे या संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने वाले हैं। तो ऐसा इसमें विचार बनाया गया और इस विचार को मंजूरी मिल गई थी। तो इसलिए इस संविधान को, पूरे संविधान को, हमारे प्यारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू करने से पहले कुछ और चीज़ों को अपनाया गया, जैसे हम कहें कि राष्ट्रपति के पद को पहले लॉन्च कर दिया, मतलब पहले ही अपना लिया गया था, जनगण मन वंदे मातरम। तो इन सभी की बातें थोड़ी फैक्ट के रूप में आप लिखिएगा आज, क्योंकि आज थोड़ी सी फैक्ट वाली क्लास है, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, थ्योरी के साथ फैक्ट का जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी एक अलग चीज़ है, फैक्ट एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि देखें, क्या हुआ कि संविधान को लागू तो नहीं किया गया। अब 26 जनवरी आई, 26 जनवरी 1950, यहाँ आती है 26 जनवरी 1950, ऐसे ही लिखिएगा कॉपी में 26 जनवरी 1950। लेकिन इससे पहले 24 जनवरी 1950। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या अपनाया गया, उसकी जानकारी लीजिए। सबसे पहली बात तो लिखिए 24 जनवरी 1950 को कि इस दिन यह जो था संविधान की अंतिम रूप से इस दिन भी एक बैठक बुलाई गई थी, छोटी वाली। वैसे अगर पूछा जाए तो 26 नवंबर 1950 को अंतिम बैठक खत्म हो गई थी, परंतु 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें कुल 308 लोगों ने हस्ताक्षर किए। पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान में अंतिम रूप से कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 308 व्यक्तियों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। और 24 जनवरी 1950 को ही देखिए, बिना चुनाव के, हम पहले क्या है आम चुनाव पढ़ते हैं 1952, हम क्या लगा देते हैं, अगर राष्ट्रपति हमने सोचा बना होगा तो 1952। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन पहले ही, संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने के 2 दिन पहले ही राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति का पद दे दिया गया था, राष्ट्रपति पद दे दिया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हम सोचते हैं 1952 में पहला आम चुनाव हुआ होगा, तो पहले राष्ट्रपति भी 1952 के लगभग ही बनाए गए होंगे, पर ऐसा नहीं है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बना दिया गया था किसे, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके बाद आगे बात करते हैं, क्या है कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को ही। और एक घटना और याद रखिएगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान में अपनाया गया, या संविधान में इसे स्थान मिला कि यह एक राष्ट्रीय गीत होगा, यह राष्ट्रगान होगा, जनगण मन, और राष्ट्रगीत हमारा जो होगा वह वंदे मातरम होगा। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों की बात की है, राष्ट्रगान की, राष्ट्रगीत की, तो एक फैक्ट के रूप में अलग से लिख लीजिएगा, जो हमारा तिरंगा है जो राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है? राष्ट्रीय
ध्वज है, क्योंकि इसको अलग से लिखाने की जरूरत ना पड़े। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और एक फैक्ट और लिखिएगा कि मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता का सत्यापन किया था। भारत ने राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता का सत्यापन किया था। देखिए क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू होने वाला था, उससे 2 दिन पहले क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब उन महत्वपूर्ण निर्णय में क्या था कि सबसे पहली बात तो आप इसमें याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की जो बुक है उसमें अंतिम रूप से 308 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। दूसरी याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को ही श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुन लिया गया, यानी राष्ट्रपति का पद दे दिया गया। 24 जनवरी 1950 को ही एक बात याद रखिए, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में हमने अपनाया, पूरे राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को हमने अपनाया। उसके बाद राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे थे। ठीक है, उसके बाद थोड़े से अलग बातें कर लेते हैं। जैसे 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद हमने मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, तो इन सभी बातों को अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि ये सभी बातें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब भारतीय संविधान की, जिसे हमें पढ़ना है। अब हमारा संविधान जो है बनकर तैयार भी हो चुका है और लागू भी हो चुका है। क्या हो चुका है? बनकर तैयार भी हो चुका है और हमारा संविधान लागू भी हो चुका है। अब हमें उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी तक हम उसे बना रहे थे, अब हमें वहाँ से उसे एक पन्ने से पलटकर पढ़ना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए कुछ सामान्य जानकारी है, जैसे संविधान की सामान्य जानकारी है, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और हम कल से आर्टिकल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। आज हम उससे पहले जो उसका थोड़ा सा पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हुआ कि ये संविधान की जो पुस्तक है, संविधान जो है हमने बनकर यह तैयार कर लिया। कब? 26 नवंबर 1949 को, और इसे पूर्ण रूप से हमने लागू भी कर दिया। और लागू कब कर दिया? तो यह लागू कर दिया हमने 26 जनवरी 1950 को। अब क्या करना है? अब हमें इसे पढ़ना स्टार्ट करना है। 1773 से लेकर हम चले आ रहे थे 1950 को, या 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया है। ठीक है, तो अब हमें इस बुक को हम पलटेंगे और इस बुक को 1 नंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले पेज में इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी इसमें जानकारी ले लेते हैं। वो क्या जानकारी है देखिए। इसमें पढ़ेंगे कैसे, इसमें चैप्टर क्या है, इसमें चीज़ें क्या है, वो सभी तो हमें जानना पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा। जैसे हम कोई बुक लाते हैं, हमने बुक लेकर आए, हम उसमें सबसे पहले पहला पन्ना पलट के यही देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से नंबर पर दिए हुए हैं, इसमें कितने पूरे टॉपिक हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, जब मूल संविधान बनाया गया तो इसमें जो भागों की संख्या थी वह 22 भाग इसमें सम्मिलित थे। अनुच्छेदों की बात करें, इसमें अनुच्छेद की बात करें तो यह 395 इसमें अनुच्छेद शामिल थे। और अनुसूचियों की बात करें तो इसमें 8 अनुसूचियां शामिल थी। कितनी? 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग इसमें सम्मिलित थे। वहीं पर हम वर्तमान के देखिए क्या है कि कुछ, ये तो मूल हो गया 1949 वाला, लेकिन ये
ये है 2020 का संविधान। इसमें कुछ बदलाव हुए, संविधान संशोधन होते रहते हैं। तो संविधान संशोधनों के बाद इसमें कितने भाग बचे, कितने इसमें अनुच्छेद हैं और कितनी इसमें अनुसूचियां हैं। देखिए इसमें भाग तो 22 ही हैं पहले के जैसे। अनुच्छेद इसमें 395 हैं, लेकिन 444 अनुच्छेद हो गए हैं उप अनुच्छेदों को मिलाकर। अब उप अनुच्छेद कैसे मेरे भाई, क्या है कि कोई जैसे अनुच्छेद है, अब बुक तो लिखा गया अनुच्छेद है तो 395 तक ही है वो सीमित, परंतु 35A, 19B, 19A, तो इस प्रकार के जो अनुच्छेद हैं, तो ये सभी अनुच्छेद जो हैं AB वाले, ये सभी जोड़े गए हैं, यही कहलाते हैं उप अनुच्छेद। इन ही उप अनुच्छेदों को मिलाकर संविधान में टोटल अनुच्छेद की संख्या 444 हो गई है वर्तमान में, 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अनुसूचियों की बात करें तो इसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसमें संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है, मतलब 4 अनुसूचियां जो है अतिरिक्त जोड़ी गई हैं 1949 के बाद। ठीक है, तो ये हो गया मोटे तौर पर कि हमें पढ़ना क्या है। अब बात करते हैं सबसे पहले पेज की। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको याद होगा कि हमने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और वहीं पर मैंने आपसे कहा था कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल बनेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो स्थान है वह कौन लेगा, तो वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव इसकी जगह लेगा। तो ठीक है, उसके लिए क्या है, मुझे प्रस्तावना को लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना की यदि हम बात करेंगे तो 1976 के संविधान संशोधन, जिसमें प्रस्तावना में भी कुछ बदलाव किए गए थे, उसके बाद की संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी हम बात करेंगे। और संविधान की प्रस्तावना को जिस रूप में दिया गया है, जिस रूप में उसे लिखा गया है, उस रूप में उसे याद करना संभव तो नहीं है, बाकी कर सकते हैं, परंतु एक समझने के तौर पे मैं कुछ अलग तरीके से आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आपको यह तरीका पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और बाकी रही संविधान की प्रस्तावना की बात, तो मैं आपको यहाँ पर स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए आप। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली लाइन लिखी गई है कि हम भारत के लोग, इस प्रकार से मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी को हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसे, या संविधान को, पूरे संविधान को अंगीकृत किया गया, उसी दिन प्रस्तावना को भी अंगीकृत किया जाएगा। तो हम बात करते हैं संविधान की कि हम उसे, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे पढ़ने कैसे वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि संविधान की प्रस्तावना बात करती है पूरे संविधान को एक छोटे से रूप में प्रस्तुत करने की, अर्थात पूरे संविधान को, अर्थात इतनी मोटी बुक को, इतने मोटे संविधान को कुछ लाइनों में संक्षेप में लिखने का कार्य, कुछ लाइनों में समझाने का कार्य करती है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या है, कैसे उसे पढ़ेंगे, उसके बारे में जानते हैं। आइए, तो इसे हम 3 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान के जो स्रोत कौन कौन से हैं, संविधान को बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान के स्वरूप के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं संविधान के उद्देश्य के बारे में कि संविधान उद्देश्य क्या क्या रखता है, कि उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। तो संविधान के स्रोत की बात करें तो सबसे पहली लाइन जो कि प्रियम्बल में लिखी गई है, प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना। और एक बात बता दूं कि प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, उद्देशिका कहा जाता है। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो इसकी बात कहाँ से आई, तो इसकी बात मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने
उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो आगे चलकर वही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान में उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत हुआ, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में या प्रियम्बल के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जिसका हम आज पूर्ण रूप से विश्लेषण करने वाले हैं, पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संविधान के स्रोत की। तो संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता संविधान का स्रोत है। तो वो कैसे हैं देखिए, क्योंकि संविधान बनाते समय हमने किसी और से जानकारी नहीं ली। संविधान बनाने का जो पूर्ण स्रोत है वह कौन है? तो भारत की जनता है। जो प्रायोरिटी देता है संविधान सबसे पहले स्थान पर, वह भारत की जनता को देता है। ठीक है, संविधान का संपूर्ण स्रोत कौन है? तो भारत की जनता है। इसमें स्रोत में सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा। अगली बात करते हैं स्वरूप की। तो संविधान का स्वरूप कैसा है? संविधान में किन किन बातों का स्वरूप के आधार पर विभाजन किया गया है? तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहला शब्द आपके लिए लिखा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा लिखा है समाजवादी, थर्ड लिखा गया है पंथ निरपेक्ष, फोर्थ नंबर का लिखा है आपके लिए लोकतंत्रात्मक, और आखिरी आपके लिए लिखा है गणराज्य या गणतंत्र या गणतंत्रात्मक व्यवस्था। शब्द तो बड़े अच्छे हैं, परंतु इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो अर्थ की बात करें, जैसे सबसे पहला आपके लिए लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह होता है कि हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत जो है बाहरी किसी भी बाहरी सत्ता के नियंत्रण में नहीं रहेगा, अर्थात अपने बाहरी एवं आंतरिक निर्णय लेने के लिए उसे किसी की किसी की क्या कह सकते हैं परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि हमने यदि राफेल खरीदे, हमने अभी राफेल खरीदा, तो क्या हम रूस से पूछने गए थे? क्या हम पाकिस्तान से पूछने गए थे कि भैया हमें राफेल की आवश्यकता है, चीन हम पर लगातार आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान हम पर लगातार आतंकी हमले कर रहा है, तो क्या हम राफेल खरीदने? हमने किसी से पूछा क्या? हमने किसी से नहीं पूछा, हमने डायरेक्ट फ्रांस से समझौता किया और फ्रांस से राफेल ले आए। तो इसी प्रकार हम अपनी बाहरी विदेशी शक्तियों का और आंतरिक शक्तियों का खुद ही नियंत्रण करेंगे, वही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट शब्द आता है, ये शब्दावली जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। नेक्स्ट आता है समाजवाद। अब समाजवाद क्या है? तो सबसे पहले आप जानिए समाजवाद के जनक कौन है। समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हैं। उसके बाद समाजवाद जो है बात करता है समानता की, समाजवाद बात करता है समानता की, लेकिन इसमें जो समानता की बात की जाती है उसे यूरोप वासियों ने क्या किया? संघर्ष के आधार पर ले लिया, इसे संघर्ष के रूप में ले लिया। अर्थात उन्होंने सोचा कि जो समानता कौन सी? तो अमीरी और गरीबी में जो समानता स्थापित की जा सके वह समानता। तो यूरोप वासियों ने क्या किया? इस समानता को यूरोप वासियों ने संघर्ष के तौर पर लिया कि जो गरीब है वह अपना अधिकार, वह एक समान व्यवस्था संघर्ष के द्वारा ही पा सकता है। परंतु जब हमारे भारत में इन चीज़ों की बात हुई, समाजवाद की बात हुई, तो जो समाजवाद भारतीय संविधान में अपनाया गया वह नेहरू जी। देखिएगा, सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए बोलने पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, तो नेहरू जी लिख लीजिए आप। नेहरू जी और गांधी जी के विचारों से परिपूर्ण हमारे यहाँ समाजवाद है। तो हमारे यहाँ जो समाजवाद अपनाया गया है वह लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, जो कि संघर्ष के द्वारा नहीं, आपसी मेल मिलाप के द्वारा, आपसी भाईचारे के द्वारा एक समानता की बात करता है। ठीक है, वह यूरोप के जैसा नहीं है कि संघर्ष के द्वारा समानता की बात करें। हमारे यहाँ जो संविधान अपनाया गया है वह लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, अर्थात यह मेल मिलाप के द्वारा समानता की बात करता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ आप सीधा सा निकाल सकते हैं कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य अर्थात राष्ट्र अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात वह जितनी प्रायोरिटी हिंदू धर्म को देगा उतनी ही प्रायोरिटी वह मुस्लिम, सिख और अन्य धर्मों को देगा। तो सभी उसके लिए समान है। यह बात की गई है कि भारतीय संविधान में जो धर्म है वह सभी धर्म समान हैं, कहीं वह किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देता है, किसी एक धर्म को प्राथमिकता देने का कार्य भारतीय संविधान नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं लोकतंत्रात्मक की। तो लोकतंत्रात्मक क्या है? लोकतंत्रात्मक का अर्थ है मेरे दोस्तों, लोकतंत्रात्मक
ऐसी व्यवस्था जहाँ जनता शासन का आधारित होती है, जहाँ जनता शासन का आधार होती है, वही व्यवस्था लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। अब देखिए, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, जनता, ये शब्द जो जोड़ा गया है, ये शब्द जो लिया गया है संविधान में, यहाँ से देखिए, इसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि भारत की जनता पूर्ण स्रोत है किसका, भारतीय संविधान का। तो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होना स्वाभाविक सी बात लगती है, क्योंकि जनता ही आधारभूत स्तंभ है किसका, भारतीय संविधान का। इसलिए ये लोकतंत्रात्मक शब्द। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया संविधान ही लोकतंत्रात्मक संविधान है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है, लोकतंत्रात्मक के बारे में उन्होंने परिभाषा दी है कि जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया संविधान ही लोकतंत्रात्मक संविधान होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आता है हमारा गणराज्य या गणतंत्र। हमने 4 शब्द देखे, 5वां शब्द है गणराज्य या गणतंत्र। तो गणराज्य या गणतंत्र बात करता है इस विषय में कि जो प्रमुख होगा, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, उसका चुनाव होगा। क्या बात करता है कि जो राष्ट्र प्रमुख होगा उसका चुनाव होगा, अर्थात उसका चयन वंशानुगत आधार पर नहीं किया जाएगा, जिस प्रकार ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख का चुनाव वंशानुगत किया जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र और लोकतंत्र में आपको अंतर समझ आ गया होगा। लोकतंत्र में शासन का आधार जनता होती है, जबकि गणतंत्र यह बात करता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा उसका चुनाव किया जाएगा, उसका निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारी प्रस्तावना, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वरूप दिया गया है कि हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, इस पॉइंट में यह बात हुई। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान किन किन उद्देश्यों पर विचार करता है, किन किन उद्देश्यों को अपने अंदर समाहित हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान में उद्देश्य के तौर पर बात करता है न्याय की। तो न्याय में भी भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है कि भारतीय संविधान सामाजिक न्याय, और भारतीय संविधान में बात की गई है आर्थिक न्याय की, और भारतीय संविधान में बात की गई है राजनीतिक न्याय की। तो कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में? तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की। ठीक है, इन सभी पर चर्चा भी हम और आगे चलकर जब इनके एक्स्ट्रा चैप्टर आएंगे तो उसके बारे में हम सभी को जानेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की बात की जाए तो भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल नंबर 19 में संविधान में स्वतंत्रता की बात की गई है। अब स्वतंत्रता, सभी प्रकार की स्वतंत्रता लगभग अनुच्छेद नंबर 19 में की गई है। तो इसकी बात भी जब हम अनुच्छेद नंबर 19 पढ़ेंगे तब उसकी बात हम कर लेंगे, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी बताना चाहूँगा। तो इसके बारे में क्या है कि ऐसी व्यवस्था या व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता दी जाए कि वह खुद का विकास कर सके। व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता दी जाए कि वह खुद का विकास कर सके और उसके माध्यम से पूरे देश का विकास हो सके, इसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारा भारतीय संविधान करता है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है कि व्यक्ति की गरिमा। तो हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है, उस सम्मान को बनाए रखने का भी उद्देश्य रखता है हमारा भारतीय संविधान। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श, सभी चीज़ों को बनाकर रखने की बात करता है हमारा भारतीय संविधान। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता, दोनों की बात करते हैं। राष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय अखंडता की बात करें तो हमारा भारत या हमारा भारतीय संविधान अनेकता में एकता की बात करता है। वो कैसे करता है? तो देखिए, हमारे भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय के लोग जब निवास करते हैं, विभिन्न भाषा के जो लोग हैं वो निवास करते हैं, तो इन सब के बीच में एक सह संपर्क बनाने का कार्य हमारा भारतीय संविधान करता है। इन सब के बीच में भी, इतनी विविधताओं के बीच में भी एकता एवं अखंडता बनाए रखने का उद्देश्य जो है हमारा भारतीय संविधान रखता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य। उसके बाद कुछ अन्य जानकारियां हैं, जैसे
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ व्यक्तियों ने उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि संविधान में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है। माफ़ कीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है। एक बार संविधान में संशोधन किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। तो इसमें क्या संशोधन किया गया था, देखिए इसमें 1976 में 42वां नंबर का संविधान संशोधन था, और जिसमें क्या 1976 में संविधान की प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन किए गए थे। क्या किया गया था कि जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इन 3 शब्दों का जो था, जब संविधान बनाया गया था, जब संविधान 1949-1950 में लागू किया गया था, तब इन शब्दों का इसमें समन्वय नहीं था। ये शब्द इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि इन 3 शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते। ये हमारी प्रस्तावना हो गई कंप्लीट। आगे इसके बाद भी यदि कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके बारे में, वैसे मेरे हिसाब से तो लगता है कि इसके बाद अब इसमें बाकी कुछ नहीं रह गया है। उसके बाद बात करते हैं कुछ विद्वानों के मतों की, कि विद्वानों ने जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं N.A. पालकीवाला। नोट कर लीजिएगा, स्थान कम है, जगह कम है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। मैं बोल रहा हूँ, बोलने पे फोकस कीजिए। आप जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कानों को खड़े करके। ठीक है, N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है, तो जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहकर पुकारा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगले व्यक्ति आते हैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जो कि कौन सी कमेटी के सदस्य थे, यह आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा। ठीक है, तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो हैं, इन्होंने क्या कहा है प्रस्तावना को कहा है इन्होंने हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है प्रस्तावना को, तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रियम्बल को। ठीक है, लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है अनुच्छेद नंबर 32 को, अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, यदि अंबेडकर जी का नाम आता है तब आप लगाएंगे 32 आर्टिकल, जिसमें रिट जारी करने के बारे में प्रावधान है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको यह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सिंपल सा पूछा जाता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप प्रियम्बल आंसर करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि इसे कुंजी भी कहा जाता है, प्रस्तावना को, यहाँ लिखता हूँ, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। देखिए 4 पॉइंट मैंने नाम के आधार पर देखे कि परिचय पत्र, दीर्घकालीन सपनों का विचार, आत्मा और कुंजी। ठीक है, इनको आप एक साइड नोट कीजिए। उसके बाद बात आती है कुछ वाद के बारे में, कुछ वाद विवाद जो होते रहते हैं उनके बारे में बात आती है, तो वह भी हम देखते हैं। देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं, क्या लिखा है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। 1957 में यह वाद आया था, और इसमें क्या प्रावधान किया गया था आप सुनकर लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है। तो इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय दिया गया 1957 में। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद, 3 साल बाद ही एक अन्य व्यक्ति आए, बेरुवाड़ी के साथ संघवाद विवाद हुआ 1960 में। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए कि इसमें सबसे पहले तो यह कहा गया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है या विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट कहा गया कि संविधान
जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और यह कहा कि संसद है वह इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। बेरुवाड़ी संघवाद विवाद में यह कह दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है, इसलिए जो संसद है वह इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन कुछ समय बाद देखिए, ये 3 साल बाद, उसके बाद 13 साल बाद एक अन्य व्यक्ति आए, केशवानंद भारती बनाम केरल। ये एक ऐसा समय था कि पूरे संविधान को इन्होंने हिलाकर रख दिया था, और यह बिल्कुल 10 स्टार वाला, 3 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यह 10 स्टार वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जो केशवानंद भारती जी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है 2020 में, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इन्होंने जो वाद हुआ था इनका केरल राज्य के साथ, वह क्या था सुनिएगा आप। सबसे पहले तो संविधान का जो प्रस्तावना थी 1973 में, संविधान की जो प्रस्तावना थी उसे संविधान का अंग मान लिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या किया गया, इसमें जो प्रस्तावना थी उसे संविधान का अंग मान लिया गया, और संविधान का अंग मानते ही संसद को इसमें प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये जब संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई, इसी के बाद आप देखिए, थोड़ा नोटिस करिएगा, 1973 में ये हुआ और 1976 में पहला संविधान में संशोधन कर दिया गया, जो कि प्रस्तावना से संबंधित था। ठीक है, प्रस्तावना में पहला संशोधन कर दिया गया 1976 में, 3 साल बाद। उसके बाद केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जो था वो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। देखिए क्या कहना चाहता है कि इसी वाद के अनुसार, इसी वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसमें जो हमारी प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, इसे मूल ढांचा माना गया संविधान का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद और यह भी कहा गया केशवानंद भारती बाद में कि यदि आप संशोधन करना चाहते हो, संसद के लिए था ये, संसद से कहा गया यदि आप प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हो तो उसमें जो भी आप संशोधन करोगे वह नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ आप सकारात्मक संशोधन कर सकते हो, जिसमें मूल ढांचा जो है, मतलब प्रस्तावना का विस्तार हो और इसे मजबूती प्राप्त हो। किसी भी प्रकार का आप नकारात्मक संशोधन इसमें नहीं कर सकते। तो ये था हमारा संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूरा विश्लेषण। यदि आपको ये सब समझ आया है और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप रिपीट करके वीडियो को देखिए। ठीक है। उसके बाद यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।